हेलो गाइस, टूट कर चाहा जिसको चाह कर तोड़ा उसने। ऐसा ही एक सनम बेवफा 2.0 सीजन हमें सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए वीडियोस में दिखा था, जहां एक लव बर्ड्स खुद के कंसेंट से घर से भाग जाते हैं शादी करने के लिए। एक पहला वीडियो आता है जहां दोनों ये कंसेंसुअली कहते हुए दिखते हैं कि हम लोग अपनी मर्जी से आए हैं, कोई इसमें फोर्स और कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन फिर वहीं दूसरा वीडियो आता है जहां गर्ल जो है वो थाने के सामने खड़ा होकर लड़के पे इल्जाम लगाती है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, वीडियो भी उसने जबरदस्ती बनाया था। और साथ ही वो भी इल्जाम लगाती है कि मुझे फोर्सफुली अबडक्ट करके ले गया था। ऐसे सिचुएशन में आखिर लीगल रिकोर्स क्या है? जब कोई पलट जाए तो फिर लीगल रिकोर्स क्या है? क्या इन्हें अब ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा? क्या लॉ इन्हें कोई रेमेडी नहीं देगा? ये बात अगर सच भी हो कि दोनों साथ-साथ अपनी मर्ज़ी से ही गए थे, लेकिन फिर भी अगर बाद में लड़की पलट जाती है, तो क्या आपके पास कोई लीगल रिकोर्स है, कोई लीगल रेमेडी है? बोले तो इस पूरे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है? लेट्स डिकोड। तो इस हालात में हम बोलते हैं हॉस्टाइल प्रोसिक्यूट्रिक्स। प्रोसिक्यूट्रिक्स का मतलब तो वैसे फीमेल प्रोसिक्यूटर होता है, लेकिन पार्टिकुलरली बात करें तो कोई भी कंप्लेनेंट जो सेक्सुअल असॉल्ट या रेप विक्टिम हो, उसे हम प्रोसिक्यूट्रिक्स बोलते हैं। और हॉस्टाइल का मतलब कि पलट जाना, एक बार जो बात बोला था उससे पलट जाना। ये हॉस्टाइल प्रोसिक्यूट्रिक्स का या फिर यू टर्न स्टेटमेंट भी इसे हम बोल सकते हैं, जहां कोई आदमी पहले कुछ और बोलता है और फिर लॉ के रिकोर्स में जाकर कुछ और बोलने लगे। ऐसे सिचुएशन में आखिर हमारे पास रेमेडी क्या है? हाउ द लॉ ऑपरेट्स इन दिस सिचुएशन? इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 सिनेरियो पॉसिबल है। सिनेरियो 1 में इफ द गर्ल इज़ अ माइनर बिलो 18 इयर्स, बोले तो अगर लड़की माइनर है, 18 इयर्स से कम है। दूसरा सिनेरियो है सिनेरियो बी, दैट इज़ इफ द गर्ल इज़ अ मेजर अबव 18 इयर्स, बोले तो गर्ल मेजर है, 18 साल से ज़्यादा उम्र है उसका। और सिनेरियो सी है व्हेन बोथ द बॉय एंड द गर्ल आर माइनर्स, दोनों माइनर्स हैं। तो हर एक सिनेरियो को हम लोग एक बार देखते हैं, लॉ जो है वो हर सिनेरियो में अलग-अलग हो जाएगा। सिनेरियो 1 की बात करें, जहाँ गर्ल माइनर है, तो जब भी कोई माइनर होगा तो वहां एक लीगल प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि माइनर के पास कंसेंट देने का कोई राइट ही नहीं है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो या फिर क्रिमिनल लॉ हो। माइनर के पास कंसेंट देने का कोई राइट ही नहीं है। बोले तो माइनर का कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट। माइनर के बिहाफ पे कंसेंट देने का अधिकार उसके लॉफुल गार्जियन को है। बोले तो पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का है, पेरेंट्स नहीं है तो जो भी उसका लॉफुल गार्जियन है, उनके पास राइट है कि वो माइनर के कंसेंट को डिफाइन करे। ऐसे में अगर गर्ल माइनर है और आप उसके साथ उसे लेकर, कोई मेजर बॉय है, मेजर बॉय ने माइनर गर्ल के साथ भाग जाता है। ऐसे केस में अगर माइनर गर्ल ने अपना कंसेंट दिया भी है तो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। उसकी वैल्यू जो है वो जीरो होगी इन द आईज ऑफ द लॉ, और इसलिए उसके खिलाफ चार्ज लगेगा किडनैपिंग का। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन, जो कि सेक्शन 137 ऑफ बीएनएस में होगा। बोले तो किसी भी व्यक्ति को अगर आप लॉफुल गार्जियनशिप से बिना गार्जियन के कंसेंट के उसे आप उससे दूर ले जाते हैं, तो ऐसे केस में ये किडनैपिंग कहा जाता है। और ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के तहत आपको एक्यूज किया जाएगा। साथ ही चूंकि ये पूरा मामला शादी से जुड़ा हुआ है, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव, आप जो ले गए हैं किसी को भगाकर साथ में, और आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप शादी करना चाहते हैं, इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू गेट मैरिड, देन आपके पास सेक्शन 87 ऑफ बीएनएस भी एड ऑन हो जाएगा। अगर आप किडनैपिंग कर रहे हैं टू कंपेल मैरिज, इन दैट केस सेक्शन 87 आपके ऑफेंस को एग्रीवेट कर देगा। बोले तो पनिशमेंट में और ज्यादा पनिशमेंट मिलने की चांसेस होंगे। ये दो चार्जेस, किडनैपिंग और कंपेलिंग मैरिज, ये दो चार्जेस के साथ साथ तीसरा जो है, अगर फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है, क्योंकि कंसेंट तो फ्री कंसेंट है ही नहीं, तो अगर कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप भी है माइनर के साथ, ऐसे केस में भी वो कंसेंट माना जाएगा नहीं। एंड इन दैट केस यहाँ रेप का और सेक्सुअल असॉल्ट का भी केस बनता है। तो ये दो किडनैपिंग के साथ साथ जो अगला आप पे चार्ज बनेगा, दैट इज रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 63 64 ऑफ बीएनएस के तहत रेप का चार्ज बनेगा। लेकिन इससे आगे है पॉक्सो। पॉक्सो बोले तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये पॉक्सो एक्ट माइनर्स को सेक्सुअल असॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए ये एक्ट बनाया गया है। एंड पॉक्सो के सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 के तहत आप पे इधर इल्जाम लग सकता है रेप का। तो जो पॉक्सो का पर्टिकुलर प्रोविजन है, ये पॉक्सो का प्रोविजन सेक्शन 4 एंड सेक्शन 6, ये प्रोविजन आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने की बात करता है, जिसमें मिनिमम पनिशमेंट 10 साल है। 10 साल से 20 साल तक का तो पनिशमेंट मिलेगा ही, दैट वुड एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट आल्सो। तो बोले तो अगर गर्ल माइनर है तो उसके कंसेंट का कोई मतलब नहीं है, चाहे कितना भी वैलिड कंसेंट हो। गार्जियन का ही कंसेंट अल्टीमेट कंसेंट होगा। बिना कंसेंट के अगर आपने उसे घर से भगा लिया, इन दैट केस आप पे किडनैपिंग का चार्ज लगेगा। साथ ही आप पे सेक्सुअल असॉल्ट का भी चार्ज और रेप का भी चार्ज लग सकता है अगर फिजिकल रिलेशनशिप है तो। और पॉक्सो के सेक्शन 4 एंड सेक्शन 6 के तहत भी आपको रेप का चार्ज लगेगा, जो कि काफी बोले तो एक सीवियर चार्ज होगा।
आगे देखें तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा, इसमें जो गर्ल का स्टेटमेंट होगा वो एक मेजर रोल प्ले करेगा। ये स्टेटमेंट कोई भी अगर बोले तो कोई भी अगर विक्टिम है, उसका स्टेटमेंट दो तरीके से पुलिस रिकॉर्ड करती है। जो बीएनएसएस के सेक्शन 180 एंड 183 के तहत होगा। पहले सीआरपीसी था, उसमें सेक्शन 161 एंड 164 का था। 161 और 164 का स्टेटमेंट था। वो स्टेटमेंट अब 180 और 183 का हो चुका है बीएनएसएस में। तो 183 का जो स्टेटमेंट है, दैट इज टेकन इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके सामने जो आप बयान दर्ज कराते हैं, वो स्टेटमेंट 180 के तहत दर्ज होता है और ये एडमिसिबल नहीं होता। बोले तो इसका कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है। ये बस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है पुलिस ऑफिसर को। आपने जो भी पुलिस के सामने बयान दिया है, उसको कोर्ट में एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आप सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज कराएंगे, दैट इज इन फ्रंट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ बयान का एविडेंसरी वैल्यू होगा, बोले तो वो एडमिसिबल होगा। तो दो तरीके का स्टेटमेंट विक्टिम से लिया जाएगा, प्रोसिक्यूट्रिक्स से लिया जाएगा। एक सेक्शन 180 के तहत पुलिस लेगी, जो इन्वेस्टिगेशन में उसे एड करेगा, और दूसरा 183 के तहत मजिस्ट्रेट लेगा। पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट दिया गया हो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप उससे पलट जाएं, मुकर जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोर्ट और लॉ भी ये मानता है कि पुलिस के सामने लोग सकम कर जाते हैं, डर जाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पुलिस अनफेयर मीन्स का भी यूज करती है अपने मनचाहा स्टेटमेंट के लिए। तो इसलिए पुलिस के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 180 ऑफ बीएनएसएस का कोई वैल्यू नहीं है। आप बोल के फिर आप पलट भी सकते हैं, लेकिन एक बार जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अंडर सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस अगर आपने स्टेटमेंट दर्ज करा दिया, तो उसकी एडमिसिबल वैल्यू होती है और उससे मुकर नहीं सकते आप। बोले तो वो उसका इस्तेमाल हो सकता है एज एन एविडेंस ड्यूरिंग ट्रायल। तो ऐसे में दो तरीके का स्टेटमेंट लिया जाएगा। अगर पुलिस के सामने आपने क्या स्टेटमेंट दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के सामने भी आपने वो स्टेटमेंट दे दिया, बोले तो लड़की ने इस वीडियो में पुलिस के सामने कुछ बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो बनाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और 183 के तहत उसका स्टेटमेंट लिया जा रहा था, वैसे टाइम में भी अगर वो उस स्टेटमेंट पे अड़ी रही, फिर उसका वैल्यू हो जाएगा, फिर उसकी एडमिसिबिलिटी हो जाएगी। तो अगर माइनर है, तो फिर तो कंसेंट का कोई एंगल ही नहीं बनता, और चूंकि कंसेंट का कोई एंगल नहीं है, फिर सब कुछ ही अपराध है। तो सिनेरियो ए में बिल्कुल सीधा एंड सपाट लॉ है। सिनेरियो बी अगर देखें, जहां गर्ल मेजर हो जाए, तो मेजर है तो 18 ईयर्स है, और मेजर को तो अपना अधिकार है कि वो डिसाइड कर सकता है अपने लाइफ के बारे में, हर एक फैसला ले सकता है। मेजर डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसके पास। तो गर्ल अगर मेजर है, ऐसे केस में क्या होगा? बोले तो गए थे दोनों, जो हमारा अभी प्रेजेंट केस है, ये सिनेरियो बी ही है, जहां गर्ल एंड बॉय दोनों मेजर थे। पहली दफा में वो बोले कंसेंट से गए हैं, पुलिस के सामने आकर बोल रहे हैं फोर्सफुली ले गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो चाहे सच्चाई कुछ भी हो, हमारा लॉ जो है वो विमेन के साइड में स्टैंड करता है, और इसलिए सच्चाई कुछ भी हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्राइमा फेसी पुलिस को लड़की के स्टेटमेंट के आधार पे प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा, बोले तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा। तो लड़की ने जैसे ही करंट स्टेटमेंट दिया पुलिस के सामने, चाहे पहले का स्टेटमेंट कुछ भी रहा हो, वीडियो में कुछ भी दिख रहा हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी पुलिस के सामने प्रेजेंट किया गया करंट स्टेटमेंट, उसके बिहाफ पे पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू एक्ट। और अगर पुलिस लड़की ये बोल रही है कि फोर्सफुली मुझे डिटेन किया गया था, फोर्सफुली मुझे ले गया गया था, तो वहां पुलिस मजबूर है कंप्लेन दर्ज करने के लिए, और उस कंप्लेन के फर्दरेंस में अरेस्ट भी होगा। तो सेक्शन 138 जो है बीएनएस का, वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। बोले तो जब तक गर्ल माइनर थी, तब तक सेक्शन 137 के तहत एबडक्शन था, क्योंकि सॉरी किडनैपिंग था, क्योंकि किडनैपिंग जो है सेक्शन 137 के तहत या तो माइनर्स का हो सकता है, या फिर पर्सन विद अनसाउंड माइंड जो कॉम्पिटेंट इनफ नहीं है। बोले तो सेक्शन 137 के तहत किडनैपिंग मेजर का नहीं हो सकता, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसका होता है एबडक्शन। तो यहां जो मेजर अगर हो गई गर्ल, तो उस पर जो चार्ज लगेगा वो एबडक्शन का चार्ज लगेगा सेक्शन 138 के तहत, ना कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप का चार्ज लगेगा। और एबडक्शन के साथ साथ जाहिर सी बात है, अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो सेक्शन 63 एंड 64 ऑफ बीएनएसएस के तहत रेप का भी चार्ज लग सकता है। हाँ, जाहिर सी बात है, रेप का चार्ज कैसे लगेगा? तो दो हो सकता है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, अगर आपने मैरिज शादी का झांसा देकर कंसेंसुअल सेक्स बनाने की कोशिश की है, ऐसे में भी ये रेप होता है। लेकिन चूंकि यहाँ तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज है ही नहीं, क्योंकि लड़की खुद ही बोल रही है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो ये सिचुएशन आएगा नहीं। ऐसे में फोर्स्ड इंटरकोर्स वो चीज हो सकता है कि फोर्सफुली इंटरकोर्स किया गया, ये इसका इल्जाम लगाकर, इल्जाम इल्जाम तो लग ही सकता है, इसका इल्जाम लगाकर सेक्शन 138 के तहत एबडक्शन और 63 64 के तहत रेप का चार्ज आप पे बनता है, जो प्राइमा फेसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पुलिस अपने कंप्लेन में लिखने को ड्यूटी बाउंड है लड़की के स्टेटमेंट पे। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट भी होगा, उसके फर्दर इसमें सारी चीजें होंगी। आगे देखें, तो ये काम तो हो जाएगा, आप अरेस्ट भी कर लिए जाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जस्टिस कहाँ है? क्योंकि अगर आप साथ में कंसेंट से गए थे और बाद में कोई पलट जा रहा है,
हॉस्टाइल प्रोसिक्यूट्रिक्स हो जा रहा है, यू टर्न ले रहा है, ऐसे में न्याय न्याय किधर होगा? तो ये पूरा जो मसला है वो एविडेंसरी प्रोसीजर पे आ जाएगा। बोले तो अगर आपके पास एविडेंस है जिससे आप ये दिखा सकें कि हम साथ जब गए थे तो कंसेंट से गए थे कि ना कि मैंने फोर्सफुली इसे ले गया था, ऐसे केस में आपके पास लीगल रेमेडी मिलेगा। बोले तो पूरी की पूरी बात एविडेंस पे आ जाएगी। और एविडेंस में क्या, जैसे कि कोई भी पहले का चैट्स हो, पहले या कोई वीडियोज हो, फोटोज हो, या आपने टिकट किया हो एक दूसरे के आईडी से, ये सारे चेन ऑफ इवेंट्स जो हैं वो हेल्प करेंगे आपको एविडेंस बिल्ड करने में, जिस बिहाफ पे आप कोर्ट को ये कन्विंस कर पाएंगे कि देखिए जनाब, फोर्सफुली नहीं, ये मसला शुरू तो कंसेंट के साथ ही हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, क्या से क्या हो गया वो। तो ये एविडेंस का पूरा मैटर आएगा। और वीडियो, चैट्स, फोटोज, टिकट्स वगैरह जो भी हैं, ये सारे सिग्निफिकेंट पीस ऑफ एविडेंस होंगे। जो भी डिजिटल फॉर्म में एविडेंस अवेलेबल है, सारे सिग्निफिकेंट पीस ऑफ एविडेंस होंगे इस लिहाज में। और अरेस्ट होने के बाद जाहिर सी बात है आपको पहले तो बेल चाहिए, फिर ट्रायल की प्रोसेस शुरू होगी। तो बेल के लिए आप इन्हीं एविडेंसेस का यूज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है इस लिहाज में, जिसका नाम है एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में, वरदराजन के केस में, कोर्ट ने ये बात कही थी कि ये जो जो भी एविडेंसेस हैं, ये चैट्स, वीडियोज, ये सारे एविडेंस सिग्निफिकेंट हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि कंसेंट था कि नहीं था। और अगर ये प्राइमा फेसी प्रूव हो जाता है कि देखने में लग रहा है कि हाँ कंसेंट था, बाद में मामला कुछ गड़बड़ हुआ है, तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन तो चलते रहेगा, लेकिन एक्यूज्ड को, बोले तो बॉय को, बेल मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे क्या बोला था कोर्ट ने वरदराजन वर्सेस स्टेट में, arguing that an adult woman voluntarily abandoned her parental home without force or banishment if there are text messages or transport bookings made by her। इस केस में ट्रांसपोर्ट बुकिंग था, जो साथ में उन्होंने बुकिंग किया था, लड़की नहीं बुकिंग किया था। तो इफ मैसेजेस और ट्रांसपोर्ट बुकिंग्स मेड बाय हर, these are produced to secure anticipatory और रेगुलर बेल, तो एंटिसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल आपको इस बिहाफ पे मिल सकता है। तो बेल तक का प्रोसेस यहां हो जाएगा। फिर ट्रायल होगा। अगर ट्रायल में लड़की झूठी पाई गई, एविडेंसेस ने दिखा दिया कि लड़की गलत थी, ऐसे में उस पर आपका केस, तो जाहिर सी बात है आपका एक्विटल हो जाएगा। और लड़की पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि पर्जरी का भी केस हो सकता है कि कोर्ट को मिसलीड कर रही थी। अंडर सेक्शन 379 ऑफ बीएनएसएस कोर्ट के पास पावर है, उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो चाहे तो झूठा, कोर्ट को मिसलीड करने के लिए, झूठा इल्जाम लगाने के लिए, गलत एविडेंस देने के लिए, ऑन ओथ, ओथ लेकर आपने गलत बात बताया, ऐसे में पर्जरी का प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। साथ ही क्रिमिनल डिफेमेशन एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जैसे भी इल्जाम लगा सकते हैं आप। लेकिन वो तो बात की बात है, कुल मिला के बात ये है कि चाहे आप कंसेंट से भी गए हो, लेकिन प्राइमा फेसी अगर लड़की ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया, तो हमारा लॉ बना ही ऐसे है कि पुलिस ड्यूटी बाउंड है कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए और साथ में आपको अरेस्ट करने के लिए भी। जो भी लीगल रेमेडी होगी, जो भी सच्चाई का पता लगाना है, वो लेटर स्टेज पे होगा। इनिशियली आपको इस प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा। और हमारे जस्टिस सिस्टम में तो प्रोसेस इज द पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट तो बहुत कम लोगों को मिल पाता है। प्रोसेस ही इतना पेचीदा है, प्रोसेस ही इतना थकाव भरा है कि वही पूरा का पूरा पनिशमेंट का पैकेज बन जाता है। तो सिनेरियो 2 आप समझ पा रहे होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिनेरियो 3 क्या, सिनेरियो सी क्या है इस रिगार्ड में। बोले तो जब दोनों जुवेनाइल हो, लड़का भी जुवेनाइल हो, लड़की भी जुवेनाइल हो, और फिर ये इवेंट होता है, तो ऐसे केस में जो सब्सटेंटिव लॉ है, बोले तो जो रेप के चार्जेस हैं, जो पॉक्सो का सेक्शन 4 एंड सेक्शन 6 था, और जो किडनैपिंग का चार्ज था, वो सब तो सेम ही रहेगा, क्योंकि लड़की भी माइनर है, लड़का भी माइनर है। तो लड़की माइनर है तो किडनैपिंग होगा, लॉफुल गार्जियनशिप सेक्शन 137 ऑफ बीएनएसएस के तहत। रेप का चार्ज भी लगेगा सेक्शन 63 64 ऑफ बीएनएसएस के तहत। और पॉक्सो क्योंकि माइनर है, तो पॉक्सो का भी सेक्शन 4 और सेक्शन 6 अप्लाई हो जाएगा। लेकिन चूंकि जो एक्यूज्ड है वो भी माइनर है, ऐसे केस में जो ट्रायल होगा वो बीएनएसएस के तहत नहीं होगा। बोले तो ऐसे केस में उसे एज एन एडल्ट ट्रायल नहीं किया जाएगा, उस ऐसे केस में उसे एज एन एक्यूज भी ट्रायल नहीं किया जाएगा। ऐसे केस में आ जाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये अमेंडमेंट भी हुआ था इसमें, रिसेंट अमेंडमेंट, निर्भया रेप कांड के बाद। ये जुवेनाइल एक्ट बिलो 18 जो भी एक्यूज होते हैं, बोले तो उन्हें एक्यूज बोलते भी नहीं है, उन्हें बोलते क्या है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ। बोले तो अभी बच्चा है, उसकी अभी इतनी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुई है कि वो सही गलत का सही से आकलन कर सके, इसलिए अभी वो, बोले तो ग्रोइंग फेज में है। तो उसे जेल में नहीं डाल सकते, उसे एडल्ट के रूप में हम ट्रीट नहीं कर सकते, उसे ऑफेंडर और एक्यूज नहीं बोल सकते हम। वो बस थोड़ा सा रास्ता भटक गया है, इसलिए उसे बोलते हैं चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इस पूरे मसले की सुनवाई होगी। बोले तो सब्सटेंटिव चार्जेस, क्रिमिनल चार्ज तो वही लगेगा कि आपने लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैपिंग किया है, सेक्शन 137 लगेगा। आपने सेक्सुअल असॉल्ट किया, 3-4 ऑफ पॉक्सो लगेगा, 63-64 ऑफ बीएनएसएस लगेगा। लेकिन जो पॉक्सो है, इस पॉक्सो एक्ट में कोई एज लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है। बोले तो बच्चा अगर टीन भी है, एडोलसेंस एज में भी है, ऐसे में भी उस पे सेम चार्जेस ही लगते हैं।
बस डिफरेंस प्रोसीजर का होगा, जहां एक तरफ आपको रेगुलर कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आपको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा, ना कि रेगुलर कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक तरफ जहां इधर आपको आपकी अरेस्टिंग होती है, आपको जेल में रखा जाता है नॉर्मल केसेस में, वहीं दूसरी तरफ जुवेनाइल केसेस में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और आपको जेल में भी नहीं रखा जाता है। केस अगर जुवेनाइल का होगा, तो जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसके ऑफिसर को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं, प्रोबेशन ऑफिसर बोलते हैं। प्रोबेशन ऑफिसर का नया पोस्ट होता है। जबकि अगर एडल्ट को ट्रायल कर रहे हैं आप, तो उधर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है। तो जुवेनाइल जस्टिस ऐसे ही दोनों माइनर होगा, लड़का भी अगर माइनर है, इन दैट केस रेगुलर जेल में उसे नहीं रखा जाएगा और उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उसे हालांकि गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन उसे अरेस्ट या डिटेंशन नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं एप्रीहेंशन बोलते हैं। सिमिलरली सेक्शन 12 जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, ये मैंडेटरी बेल रूल के बारे में बात करता है। बोले तो यहाँ बेल मिलना बच्चे का राइट ही होगा, उसे मैंडेटरी बेल मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी केस में कोई भी सिचुएशन हो तो उसका ये स्टैट्यूटरी राइट होगा, बोले तो लीगल राइट होगा सेक्शन 12 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कि उसे बेल मिले। तो इस केस में बेल के लिए उतना मारामारी नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि देखा पिछली केस में, जब दोनों मेजर थे, तो लड़के को बेल के लिए एविडेंसरी फैक्ट्स दिखाने पड़ रहे थे। सिनेरियो 1 में देखा कि जब गर्ल माइनर थी, तो बेल मिलना भूल जाइए। लड़का मेजर है, गर्ल माइनर है, तो बेल मिलेगा ही नहीं। बहुत हद तक श्योर है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप देखें, बच्चा अगर जुवेनाइल है, तो उसके पास बेल का मैंडेटरी राइट है, उसे बेल मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही जो पनिशमेंट भी होगा, पॉक्सो का चार्ज लग जाए तो पनिशमेंट 10 साल का मिनिमम है, उससे कम तो अवॉर्ड ही नहीं किया जा सकता, लाइफ इंप्रिजमेंट तक जाता है वो, डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। लेकिन अगर जुवेनाइल है, अगर वो बच्चा है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, तो ऐसे केस में मैक्सिमम कैप ही पनिशमेंट का 3 साल है। बोले तो किसी एक जुवेनाइल को मैक्सिमम पनिशमेंट ही 3 साल का मिल सकता है। उसके बाद वो आजादी होगा और उसे रेगुलर जेल में नहीं रखा जाता, क्योंकि वो क्रिमिनल तो है ही नहीं, वो तो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ है। वो तो भटक गया है, समाज का काम था उसे रास्ता दिखाना, समाज ने अपना काम सही से नहीं किया, जिसके कारण कोई बच्चा गलत राह पे चला गया, ऐसा लॉ मानता है। और उसे किसी जेल में नहीं बल्कि रिफॉर्मेटिव स्पेशल होम में रखा जाता है, सुधार गृह जिसे हम बोलते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का हालांकि सेक्शन 15 है, जो निर्भया के बाद, निर्भया जो रेप कांड हुआ था उसके बाद अमेंडमेंट करके इंक्लूड किया गया था। निर्भया रेप कांड में एक जो एक्यूज था वो माइनर था, जिसके कारण वो भी बच जा रहा था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत 3 साल का ही पनिशमेंट मिल रहा था, मिला भी, बाहर भी निकल गया वो। तो ऐसे में उसके बाद अमेंडमेंट किया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, 2015 में अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 15, जहां एक सेक्शन लगाया गया कि अगर कोई चाइल्ड बिटवीन 16 टू 18 का है, 16 से 18 साल का बीच का कोई बच्चा है, तो सेक्शन 15 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अगर कोई वो हीनियस क्राइम करता है, इन दैट केस उसे बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ये केस पहले प्रेजेंट किया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये डिटरमाइन करेगी कि क्या वो बच्चा जिसने हीनियस क्राइम किया है, वो उतनी कैपेबिलिटी, उतनी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी डेवलप कर पाया है कि वो इतना बड़ा हीनियस क्राइम कर सके। उसके मेंटल स्टेज को कैलकुलेट करते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये डिटरमाइन करेगी कि ये हीनियस क्राइम ऑफेंडर क्या टू बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट और नॉट, और उसके डिसीजन के बिहाफ पे उसे एडल्ट की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। अगर 16 से 18 साल के बच्चा कोई हीनियस क्राइम करता है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले के अनुसार उसे एज एन एडल्ट भी ट्रीट किया जा सकता है और फिर उसे रेगुलर कोर्ट का सुनवाई का फैसला का सबका स्वागत करना पड़ेगा। तो ये सिमिलर केस आप देखेंगे क्रिमिनल, पंकज त्रिपाठी का जो है, क्रिमिनल्स क्या नाम है उसका याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली, लेकिन जो पंकज त्रिपाठी का सीजन 2 है, उसमें ये सेम ये स्टोरी हुई है। हालांकि जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया, जहां उसने ये बात बोली थी। क्या बात बोला था? रोमियो जूलियट क्लॉज के बारे में बोला था। बोले तो पॉक्सो एक्ट जो है वो एज न्यूट्रल है, वो किसी माइनर को भी वैसे ही ट्रीट करता है जैसे किसी मेजर को ट्रीट कर रहा हो। और ऐसे में जो एडोलसेंस रोमांस है, जो एडोलसेंस टीन है, जो एक दूसरे के कंसेंट से इतनी समझ भी नहीं है और एक दूसरे के कंसेंट से किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप में एस्टेब्लिश हो जाते हैं, ऐसे केस में ये जो पॉक्सो का प्रोविजन है, ये मिसयूज किया जाता है पेरेंट्स एंड गार्जियन द्वारा, रिवेंजफुल तरीके से मिसयूज किया जाता है। इसको लेकर कोर्ट ने कंसर्न दिखाया था कि अगर ये टीन रोमांस है, एडोलसेंस रोमांस है, अगर ये प्रीडेटरी नहीं है नेचर में, इन दैट केस एक प्रोटेक्शन क्लॉज, रोमियो जूलियट क्लॉज इस एक्ट में प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ताकि टीन रोमांस, एडोलसेंस रोमांस को प्रोटेक्ट किया जा सके। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।